भारत की भौगोलिक संरचना कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो सभी ऋतुएं हैं वो बारी बारी से दस्तक दे ही जाती हैं। बात करें बरसात की या फिर गर्मी की या सर्दी की, ये जो तमाम ऋतुएं हैं जो भारत की खूबसूरती भी कही जाती है, ये सभी एक तरीके से अपने आप में एक अलग अलग तरह का सुकून और अलग अलग तरह की खूबसूरती को लेकर आती है। लेकिन आज बात केवल सर्दी की होगी, यानी शीत ऋतु की होगी। शीत ऋतु जो अपने आप में ख़ास है, ख़ासकर स्वास्थ्य और खान पान के लिहाज से इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन साथ में है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, यानी कि अगर सर्दी के मौसम में कुछ परहेज़ ना किया जाए, लापरवाही की जाए तो इसके खामियाजे भी बहुत हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ प्रीति। आज हम जिक्र करेंगे कि शीत ऋतु में क्या क्या परेशानियां हो सकती है अगर लापरवाही हो रही है तो, और अमूमन सामान्य तौर पे शीत में होने वाली कौन कौन सी समस्या है जो आम है, हर घर में ये एक समस्या बरकरार रहती है और उससे निकला कैसे जाए, यानी इलाज उसका क्या है। विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद चौरसिया। आप बाल रोग विभागाध्यक्ष हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में, साथ में डीन है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब, हम आज दर्शकों को बताएंगे कि जो ठंड का मौसम है जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, गुनगुनाती जब धूप निकलती है तो इसमें लोगों को एक सुकून सा लगता है, साथ में तरह तरह के पकवान घर में खाने, जो सब्जी हैं वो भी बहुत तरह की होती है। लेकिन उसके साथ जो एक समस्या है जो आम है, सर्दी के मौसम में होने वाली बहुत सी ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर लोग उससे परेशान होते हैं। तो आप एज ए डॉक्टर, ख़ास करके बच्चों के बारे में भी हम बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है? देखिए, आप निश्चित रूप से हमारा हिंदुस्तान बहुत सौभाग्यशाली है कि इसमें हमें सारे ऋतुओं का दर्शन होता है जी। और शीत ऋतु एक उसी में विशेष ऋतु है। यह ऋतु निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा ऋतु भी माना जाता है बल के दृष्टिकोण से, इसलिए कि लोगों की अग्नियाँ तेज रहती है, भूख अच्छा लगता है और इस मौसम में जो आपका फल साग सब्जी, जो मौसमी साग सब्जी कहते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है और सारे के सारे काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। तो ये मौसम में मिलने वाले सब्जी फल खा के जो है हम ताकत का अनुभव करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ समस्या भी है कि शीत ऋतु में सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से दूर हो जाता है जी। उसकी किरणें जो है मंद मंद आती है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान काफ़ी घट जाता है और शरीर में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एक वो उसके लिए निश्चित जो है टेम्परेचर पे होता है जी। तो यदि शरीर का टेम्परेचर घट जाएगा तो शरीर के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रभावित होगी और तरह तरह की समस्याएं होंगी। साथ ही इस मौसम में चूँकि ठंड बहुत अधिक रहती है तो अपने आप को ठंड से बचा के रखना पड़ता है जी। शरीर का जो आइडियल एक्टिविटी होता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है जी। लेकिन आज का क्या है कि 10 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला गया है। तो इस तापमान पे शरीर की जितनी एक्टिविटी है, चाहे रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, उसके काम में कहीं न कहीं जो है वो बाधा आती है। इसलिए जितने भी हमारी जनता है, खास करके बच्चे को इस ऋतु में शीत से बचा के रखना चाहिए ताकि शीत से होने वाले नुकसान उसे नहीं हो, शीत से होने वाली बीमारी उसे ना हो। तो निश्चित रूप से ये ऋतु तो बहुत अच्छा होता है बल की दृष्टिकोण से, लेकिन चूँकि तापमान घट जाता है तो तापमान घटने से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमारे अपने बॉडी के तापमान का सुरक्षा करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इस ऋतु में गर्म कपड़े, खास करके ऊनी कपड़े निश्चित रूप से पहनना चाहिए, अपने भी पहनना चाहिए, अपने बच्चे को भी पहनाना चाहिए। अधिक ठंड हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकलते भी हैं तो सारी व्यवस्था लेके बाहर निकलनी है और खान पान का इसमें विशेष ध्यान रखना है, बलवर्धक खान पान लेना है। अभी आंवला का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है जी। अभी आपका जो है
देखिए पालक है, उसका अच्छा जो है मात्रा में मिल रहा है, जी जी। हरी साग सब्जी मिल रही है। तो इन सभी का अगर सही से सेवन हम लोग करें तो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा रहेगा, बल यदि सही रहेगा तो किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। कहा भी जाता है कि जो मौसमी फल होते हैं वो ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं अगर उस वक्त वो खाया जाए तो डॉक्टर साहब अब हम क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि इस मौसम में खान पान जो है वो बहुत ज़रूरी तो है ही, साथ में जो मौसमी चीज़ है उसको खाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि इस मौसम में क्योंकि धूप की कमी है तो जो विटामिन डी है उसकी जो प्रचुरता है वो नहीं हो पाती है बॉडी में, खान पान भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और ये विटामिन की जो समस्या है उसको दूर कैसे की जाए? निश्चित रूप से शीत ऋतु में सूर्य का दर्शन तो कभी कभी सप्ताह तक नहीं होता है। जी जी। जो धूप है वो हमें मिल नहीं पाती है, और हम जानते हैं कि विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है उसमें धूप का बहुत बड़ा जो है ये योगदान होता है। विटामिन डी ये हमारे शरीर में खास करके हड्डी की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि विटामिन डी की सही मात्रा नहीं ली जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया इस तरह की कई बीमारियां होती है। और ख़ास करके बच्चे में, चूँकि बच्चे का ग्रोइंग जो है एज है, उसके बोन का डेंसिटी अभी जो है वो हार्ड हो रहा है, यानी बोन में हार्डनेस आ रहा है। तो जितना मात्रा उसको मिलना चाहिए विटामिन डी का, कैल्शियम का, अगर नहीं मिलेगा तो उसके जो ग्रोथ है वो प्रभावित होंगे। जो वयस्क हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर होगी और उनमें हड्डी से संबंधित कई तरह का बीमारी हो जाएगा, जॉइंट पेन हो जाएगा। इसके अलावा जो है हड्डी में और भी तरह तरह की कमजोरियां होगी। तो ये विटामिन डी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? जी। सबसे बड़ी बात है कि धूप नहीं मिल रही है तो विटामिन डी का जो दूसरा हमारा अल्टरनेट सोर्स है खान पान, उसको हम लोग विटामिन डी रिच डाइट लेंगे ताकि हमारे शरीर के विटामिन डी का लेवल जो है वो मेंटेन रहे। जितना ही धूप मिला, जितना ही देर के लिए सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का दर्शन हो रहा है, तो निश्चित रूप से धूप में बैठना चाहिए। धूप का आनंद भी मिलेगा और विटामिन डी भी मिलेगा। इस तरह से हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं और उससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। जी, एक चीज़ और होती है सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बहुत कम आका जाता है। कई सारे लोगों में ये समस्या होती है जिसकी वजह से कई जो रोग हैं वो जो इन्फेक्शंस हैं या जो वायरल इन्फेक्शन है, ये जो फीवर है, ये सब सारी चीज़ें होने लगती है। तो ऐसे में एक तो सवाल कि ऐसा क्यों होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जाड़े के दिनों में कम क्यों हो जाती है और उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ऐसा है कि ये जो अभी चल रहा है सर्दी का ऋतु, इसमें देखिएगा कि हमारे शास्त्र में दो काल का वर्णन आया है, आदान काल और विसर्ग काल। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के बाद आदान काल शुरू हो जाता है और दिन लंबी होने लगती है, सूर्य की किरण तेज होने लगती है और 14 जनवरी से पहले का जो काल है वो विसर्ग काल है। तो ये दोनों का ज्वाइंट पीरियड है और सर्दी के ही समय ये आता है। तो इस कारण हमारे शास्त्र में माना गया है कि जब दो चीज का काल जो है एक साथ आने लगता है तो उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। दूसरा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए व्यायाम का करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, जो संतुलित भोजन लेना है वो बहुत ज़रूरी है। लोग आलस कर जाते हैं, रजाई में दुबके हुए रहते हैं, सही समय से खान पान नहीं लेते हैं, जिस मात्रा में लेनी चाहिए नहीं लेते हैं। दूसरा जो बाहरी वातावरण है वो तो ठंड है, उसका टेम्परेचर काफ़ी गिरा है। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको हैंडल करने वाला मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसमें हमारे बॉडी में उसका स्तर जो है घटने लगता है इस ठंड के वजह से। और इस ठंड में हम अपना जो डेली एक्टिविटी है
वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, सही से भोजन नहीं ले पा रहे हैं, ये सारे कारण एक साथ इकट्ठा होता है और बॉडी का रोग क्षमता जो है यानी इम्यूनिटी पावर घट जाता है। खास करके बच्चे में, बच्चा तो अभी पैदा हुआ, ऑलरेडी उसका इम्यूनिटी पावर कम है, और यदि बच्चे में सही हम लोग देखभाल नहीं करें, उसका रख रखाव, उसके कहीं कपड़े का चयन कहिए, उसका खान पान, उसका और भी चीज़ जो है सही समय पे नहीं देंगे, इम्यूनिटी पावर घटेगा। इसलिए देखिएगा कि शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं या बूढ़े प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है कि दोनों का इम्यूनिटी पावर घट जाता है। तो कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? अभी गॉड गिफ्टेड कहिए आंवला का सीजन है। आंवला एक बहुत अच्छा ही फल माना जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। आप आंवला का अचार के रूप में, चटनी के रूप में, कैंडी के रूप में, अभी च्यवनप्राश का समय है, च्यवनप्राश बन रहा है जो कि आंवला उसमें मुख्य रूप से डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ का सेवन करेंगे। साथ में हल्दी, अभी हल्दी देखिएगा कि एकदम ताज़ा ताज़ा हल्दी मार्केट में मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति हमेशा जो है अगर कुछ चीज़ रोग पैदा करती है तो उसको बचाव का उपाय भी दे देती है। तो प्रकृति में होने वाले जितने सीजनल अभी फल हैं, साग सब्जी है, उसका हम लोग अच्छी तरह सेवन करें। और साथ में रात में बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को हम लोग कहते हैं कि गोल्डन मिल्क यानी दूध में हल्दी मिला के जरूर पीजिए। ये हल्दी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, ये हल्दी आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़ा को मजबूत करेगा, स्किन में होने वाले प्रॉब्लम है उसको कम करेगा। तो इस तरह से जो संतुलित भोजन, खास करके विटामिन और मिनरल्स युक्त जो है आपके फल, साग सब्जी, इन सभी चीज़ का सही सेवन किया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उससे होने वाली बीमारी से बचा जा सकता। एक चीज़ यहाँ और हम चर्चा करना चाहेंगे। बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, स्वर्ण भस्म से हम लोग हर पुष्य नक्षत्र के दिन जो है स्वर्ण प्राशन करवाते हैं। उसमें स्वर्ण भस्म के अलावा गाय का घी, मधु, ब्राह्मी, जटा मानसी, शंखपुष्पी, बच, इस तरह की औषधि मिला के हम लोग बनाते हैं और हर पुष्य नक्षत्र में हम लोग बच्चे को देते हैं। करीब 2019 के जुलाई से हम लोग दे रहे हैं और अभी तक 35 से 40 हज़ार बच्चे को दे चुके हैं। इवन कि कोरोना पीरियड में भी जितने बच्चे स्वर्ण प्राशन ले रहे थे, किसी को कोई इन्फेक्शन हम लोग को रिपोर्ट नहीं किया। वैसे बच्चे जो स्वर्ण प्राशन ले रहे हैं उसका फिजिकल मेंटल ग्रोथ तो होता ही है, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, क्योंकि स्वर्ण भस्म जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत ही कारगर जो है एक मेडिसिन है। तो बच्चे को यदि हम लोग स्वर्ण पोषण या स्वर्ण प्राशन देते हैं तो उसमें इम्यूनिटी बढ़ती है, उसके इम्यूनिटी का रक्षा हम लोग कर सकते हैं, रोग जो है उसमें होने वाले उसको हम लोग कम से कम जो है कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से अगर आप जानना चाहें तो जो स्वर्ण प्राशन है, जो सर ने बताया कि इसका सेवन करना उचित रहेगा, तो जल्द से जल्द जो आपके नज़दीक में आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, चिकित्सालय है, वहाँ जाइए और इसका सेवन ज़रूर करिए ताकि आप ठंड से बच सकें। साथ में ये सर पहले भी कहा जाता था, जब घरेलू दादी नानी के घरेलू नुस्खे जो होते हैं उसमें भी दूध में हल्दी मिलाकर पीना बहुत लाभदायक होता था। तो जो घर में कहने को बहुत किया जाता था कि आप इसको पियो किसी भी तरीके से, तो वो हम उस समय आनाकानी करते थे, लेकिन दरअसल उसकी ये सच्चाई है कि आपके हेल्थ में ठंड के दिनों में काफ़ी मदद करती है। तो आगे हम और भी जानकारी लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
डॉक्टर साहब, सर्दियों के दिनों में आपने खान पान की बात कही, लेकिन पानी की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम लोग पीते हैं पानी। एक तो प्यास कम लगती है, ऐसा मौसम है उसके चलते, और साथ में जबकि डॉक्टर्स कहते हैं या कई बार कहा जाता है कि पानी की जो कमी है उसको नहीं होने देना चाहिए, लेकिन विंटर में इस चीज़ को लोग अवॉइड करते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से पानी 70% जो है हमारा बॉडी जो है वो पानी से बना हुआ है। जी। शरीर में होने वाला चाहे डाइजेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, या हम लोग कोई चीज़ लेते हैं गंदी चीज़ जो हमारे शरीर में जाके एक तरह से टॉक्सिन का काम करता है, उसको निकालने का भी काम कैसे होता है? यूरिन के जरिए होता है। जी। और ठंडा में है कि थोड़ा सा प्यास कम लगता है, लेकिन हर व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 लीटर निश्चित रूप से, ये सर्दी ऋतु में पिए जाने वाला पानी की मात्रा है। जी। गर्मी में तो हम लोग 5 से 6 लीटर कहते हैं, चूंकि पसीना भी निकलता है। तो पानी शरीर के लिए कहिए जीवन है, और पानी अगर कम पीते हैं तो उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ेगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो शीत ऋतु में हम संदेश देना चाहेंगे कि पानी की उचित मात्रा लें, खान पान संतुलित लें, मौसमी भोजन लें, लेकिन उसके साथ हाँ, यदि ठंडा पानी में है क्या कि 1-2 घूंट पीते पीते पिया नहीं जाता, तो गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। थोड़ा गुनगुना पानी लेने से है कि आप सही मात्रा में पानी पिएंगे और शरीर में जो है सही मात्रा में पानी जो है पहुंच जाएगा। जी, पानी की कमी भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन होने से उसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ता है। तो पानी शरीर के लिए जरूरी है। कम से कम 2 से 3 लीटर हम लोग सर्दी में भी पानी पिए। बस यही तरीका क्या है कि ठंडा पानी ना पी के गुनगुना पानी पिए, सुसुम पानी पिए, और वो पानी पीने में भी मजा आता है। आजकल पी के कभी देखिए, अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ और बात कही थी, जो टेम्परेचर की बात कही थी, तो कई बार देखने को मिलता है कि गर्म कपड़े पहनने के बावजूद कई लोगों में कपकपाहट होती है। तो ये कपकपाहट जो है लगातार बनी रहती है, ये किस तरह की समस्या है? हाँ, ये होता क्या है कि अभी हम बताएं कि शरीर में मेटाबॉलिज्म, ये जो टेम्परेचर होता है, इसको मेंटेन करने का काम जो इंटरनल कई तरह का हमारे शरीर के अंदर होने वाला साइकिल, एक उसमें क्रेब साइकिल भी है जिसमें कि एटीपी बनता है। हमारे शरीर का एनर्जी एटीपी है। हम अभी बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे एटीपी खर्च कर रहे हैं। जी। बिना एटीपी खर्च किए हुए हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में होता क्या है कि आप अगर सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, खास करके पानी भी नहीं ले रहे हैं, एनर्जेटिक फूड लेना है, वैसा फूड लेना है जिसमें एनर्जी का लेवल, खास करके कहिए घी, मक्खन लेना है। आप साथ में जो है आजकल गुड़ का सेवन बहुत इस सीजन में लाभकारी होता है। जी जी। तीसी, तिल, इन सभी का लड्डू बना के सेवन करने से ये ठंडे के प्रभाव से बचा जा सकता है। और जो व्यक्ति अपने शरीर में एनर्जेटिक फूड नहीं लेता है, उसमें क्या होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा घट गया, तब उसको ठंडा लगना ज़्यादा शुरू होता है। तो हाइपोथर्मिया जो है वो हो सकती तो है। जैसे ठंडा लगेगा उसका टेम्परेचर गिरेगा, और जब टेम्परेचर गिरता है तो इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में हाइपोथर्मिया कहते हैं। जी। हाइपोथर्मिया अगर बच्चे में होगा तो जानलेवा हो जाता है। जी। बच्चे में अगर होगा हाइपोथर्मिया, तुरंत बच्चा खान पान छोड़ देगा, उसका पल्स मिलना बंद हो जाता है, उसका कार्डियक फंक्शंस जो है वो डिप्रेस हो जाता है, इवन की बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। तो हाइपोथर्मिया से बचाव करना बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तुरंत रूम को गर्म करें हम लोग, बच्चे को गर्म करें हम लोग। बच्चे को गर्म कैसे करेंगे? आग के समीप रखेंगे, आग में कपड़ा जो है थोड़ा सा गर्म करके सिकाई करेंगे, या सरसों के तेल में लहसुन हम लोग खूब अच्छा से पका देते हैं, थोड़ा अजवाइन डाल के पका देते हैं, और उस सुसुम तेल से छाती, पीठ ये सब रगड़ना, पैर को रगड़ना, तो उसमें हाइपोथर्मिया से बचाव हो जाता है। शरीर का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। और खाना तो उनको अच्छा से लेना ही चाहिए।
जितना अच्छा खाना लेंगे उतना अच्छा एटीपी, उतना ज़्यादा एटीपी बनेगा और बॉडी में जो है आपका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। लेकिन सर आपने बात बच्चों की है, तो छोटे बच्चों तो खाने में वैसे भी आनाकानी करते, तो ऐसा क्या दिया जाए, मैं अगर आयुर्वेद के माध्यम से कहूँगी कि क्या दिया जाए जो उसको अंदर से मजबूत भी रखे और ठंड से बचे? बच्चे खान पान में निश्चित रूप से आनाकानी करते हैं। अब हमारे अभिभावक का ये कर्तव्य होता है कि उसको कैसे उसके बॉडी के अंदर, अब जो बच्चा मान लिया जाए कि रोटी चावल नहीं खाता है, उसको हलवा के रूप में बना के कुछ देंगे। कुछ बच्चे को हम लोग क्या करते हैं कि आटा में पालक का जो है रस जो है मिला मिला के पूरी बना के दे देते हैं। बहुत बच्चे को खिचड़ी पसंद है, इवन कि मेरे घर में क्या करते हैं, खिचड़ी जो है बनाते हैं और उसको रोटी के रूप में जो है थोड़ा सा आटा मिला के बच्चे को, तो उसमें साग सब्जी हर कुछ चला जाता है। किसी भी तरीके से जो मजबूती है वो मतलब बच्चे को बहला के फुसला के जिस तरीके से भी हो एनर्जेटिक फूड खिलाना है। बच्चे के साथ हम लोग खेल खेल में जी। कुछ खेल खेलते हैं और उसको खिला देते हैं। कुछ बच्चे को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि तुम ये खा लोगे तो तुम आज को हमको घुमाने ले चलेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चे को कैसे हम खिला सकते हैं अच्छा से अच्छा, ताकि उसके शरीर का एनर्जी लेवल मेंटेन रहे और उसका ग्रोथ अच्छा रहे, उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहे जी। और वो रोग से बचा रहे। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो ठंड में जो सबसे एक तरीके से बहुत घातक हो जाता है, जिनको लंग से संबंधित कोई समस्या है, अस्थमा हो, सीओपीडी हो, ऐसे जो मरीज़ हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को जूझ रहे हैं इस रोग से, उनको ठंड में कैसे रहना चाहिए? क्योंकि लंग्स के मरीज ज़्यादा निकल के आते हैं। बिल्कुल होता क्या, अभी बताए कि जैसे बाहर ठंडा है तो ठंडे का असर तो बॉडी पे भी पड़ रहा है जी। और हमारे लंग्स के अंदर जो है छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स रहता है, छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस एल्वियोलर कैविटी रहता है। तो ठंडे के कारण वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। उस कारण से जो श्वास की नली है सिकुड़ने लगती है। तो आजमा के केस में क्या होता है कि नली सिकुड़ा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं गया और बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, तो उसको और लगेगा कि ज़्यादा सांस ले, तो तेजी से वो सांस लेने लगेगा, दम फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि शरीर में गर्मी बना रहे, शरीर के अंदर वैसे चीज हम लोग मेडिसिन देते हैं ताकि फेफड़ा मजबूत रहे, उसका जो श्वास नली है वो सिकुड़े नहीं, वो फैले रहे। घर घर में तुलसी होता है जी। अदरक बहुत तायत रूप में मौजूद रहता है, मरीच हमारे किचन में है, अब कुछ नहीं, हल्दी हमारे किचन में है। यही सब सामान आप दीजिए, देखिए जो भी सांस से संबंधित बीमारी है वो दूर हो जाएगा। हम लोग सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं, उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, 5 गुण चीज़ है, आप घर में भी बनाया जा सकता है, मार्केट में भी मिलता है। तो सीतोपलादी चूर्ण को जो है मध के साथ देने से फेफड़ा मजबूत होता है। इसके अलावा आप सिंपल जो है आयुष काढ़ा, जिसमें तुलसी है, दालचीनी है, गोल मरीच है, ये चीज़ जो है हम लोग जनरल चाय की जगह आयुष काढ़ा पीजिए। तुलसी या चाय पीते भी हैं तो उसमें तुलसी अदरक जो है वाली चाय पीजिए आप, आपके शरीर का जो है वो फेफड़ा को मजबूत करने का काम करेगा। साथ में ठंडा में ज़्यादा नहीं निकलना है, अपने आप को ठंड से बचाना है। रोगी चिकित्सक का परामर्श बराबर लेते रहें, किसी भी तरह की ज़्यादा परेशानी है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और घरेलू जो भी व्यवस्था है उसको करें। तो इस तरह से जो अस्थमा के प्रभाव को कम किया जा सकता है और उससे होने वाली मृत्यु से बचा जा सकता है, उससे होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। और सर इसके अलावा जो हार्ट की डिजीज़ हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है ठंड में, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये जो हार्ट है पूरे बॉडी को पंप करता है ब्लड का, और जो बॉडी में ब्लड जाता है उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं और जो वापस आता है उसको वेन बोलते हैं। हर बॉडी के ऑर्गन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, हीमोग्लोबिन जरूरी होता है, और वो जाता कैसे है? ब्लड के जरिए। तो जो ब्लड की नलियां हैं
जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठंडे के समय वो सिकुड़ता है। जी। तो जब सिकुड़ेगा तो वो बॉडी में ब्लड जितना सही पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचने, तब हार्ट को थोड़ा ताकत लगा के पंप करना पड़ता है। और नली सिकुड़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जी। जब नली फैला रहता है ना तो ब्लड प्रेशर जो है घटता है, जब नली सिकुड़ा रहता है खून की नली तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीपी की जो समस्या है वो भी इसलिए शायद ठंड में इस ज्यादा सीजन होती है। में बीपी की समस्या काफी गंभीर होती है। देखिएगा कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा इस सीजन में काफी बिल्कुल। होता है। जी। बराबर बीपी का मेजरमेंट, जिसको खास करके ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो दवाई छोड़े बिल्कुल नहीं, दवाई एकदम डेली लें और बीपी का मॉनिटर करवाते रहे और साथ में गर्म कपड़े, गर्म वातावरण में रहे, वैसा खान पान खाएं जो शरीर के लिए गर्मी पैदा करने वाला होता है। तो जो हार्ट और हार्ट से होने वाली बीमारी से बचा जा सकता है। और अपने यहाँ एक चीज़ हम लोग कहते हैं, अर्जुन, जी। अर्जुन के छाल का चाय, अर्जुन के छाल का क्षीर पाक, आप चाय हटा दीजिए, इसको पीजिए, देखिए हार्ट का कोई बीमारी नहीं होगा, इवन कि ब्लॉकेज तक जो है वो दूर होता है। तो ये जानकारी हम लोग आपके माध्यम से आम जनता को दे रहे हैं कि कैसे अपने हार्ट का सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे अपने लंग्स का सुरक्षा कर सकते हैं। और ये सही खान पान, सही आहार विहार, जीवन शैली अपनाएंगे तो कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं नहीं होगी। होगी। बिल्कुल, यानी कि जो सर्दी का मौसम है इसमें जो ज़रूरी खान पान है उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। साथ में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। साथ में जो ज़रूरी कपड़े हैं, जो गर्म कपड़े हैं, उससे अपने आप को ढक के रखना चाहिए। बाहर निकलें तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ हैं उसको लेके चलें। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम जानकारी थी जो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए थी, खास करके शीत ऋतु में जो समस्याएं होती है उसको। तो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी है स्टूडियो में आकर, सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कड़ी में हमने आपको बताया कि शीत ऋतु में होने वाले रोग कौन से हैं और उनका इलाज या समाधान आखिर क्या है। उम्मीद है आज के इस अंक से आपको फायदा मिलेगा। अगले अंक में नई जानकारी के साथ कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य फिर से हाजिर रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।